हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन आपके लिए जो घटना चक्र जो यानी कि पूर्वालोकन का जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, लाइक उसको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ उनके जो ऑप्शंस हैं उनको, कि लाइक 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही ऑप्शन ठीक है, ये टिक मार के आगे नहीं बढ़ना है, हमें बाकी चीज़ों को भी, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी उसमें देखना है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। और आज मेरी जो एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो अब तक हम जो है इंडियन इकोनॉमी का जो टाइप है उसके बारे में बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात कर चुके हैं, और एसडीजी गोल्स के बारे में भी बताया है विद उसमें कुछ ट्रिक्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर का एक पार्ट हो चुका है और अभी इसमें आज हम दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जनरली जो डेटा है वो काफ़ी पुराना है, तो आपको रीसेंट डेटा के हिसाब से ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर देखने जाओगे या आप बजट देखने जाओगे, आप कोई भी डेटा वाला टॉपिक उठा लीजिए, तो आपको पुराना ओल्ड डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा नए डेटा के साथ उसके रेफरेंस देने होते हैं। तो हमने कुछ वैसा ही किया है। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका पीपीटी, आपको इसका जो पीपीटी है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली हमारे यहाँ पे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी जो बैच आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे कि इससे पहले मैं 35-40 क्वेश्चंस कवर करा चुकी हूँ एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में, और अभी हम बाकी के जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ख़त्म कराने वाले हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल ही रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। अब इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो सही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो शब्द होते हैं ना, आप इनको नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस शब्द होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले आप पढ़ रहे हो, यही आपको करना है। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। एनिमल दे रखे हैं और उनकी ब्रीड दे रखी है, एनिमल्स एंड देयर ब्रीड, बराबर है। अब जैसे कि बात करते हैं बफेलो, बफेलो यानी कि भैंस, भैंस की जो नस्ल है भदावरी। अब मैं भदावरी की बात करूं तो ये इंडियन ब्रीड है और ये यूपी और एमपी वाले एरिया में पाई जाती है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। काऊ सिंधी, आप जब देखोगे कि सिंधी काऊ के बारे में बात की जाती है ये जो सिंधी काऊ है ये सिंध प्रोविंस से आई हुई है, और सिंध प्रोविंस कौन सा वाला है? पाकिस्तान वाला। ओके, तो ये भी ठीक है। उसके बाद गोट, जमुनापरी, आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी कि जमुनापरी बकरी है, तो ये भी ठीक है। और ये भी यूपी में पाई जाती है, ये यूपी की ब्रीड है। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस ना यूपी पीसीएस में इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पहले और तीसरा जो ऑप्शन है वो यूपी से रेलेवेंट है। शीप, शीप की थार प्रकार, थार पारकर करके बोला हुआ है, शीप की जो वैरायटी है वो बताई हुई है। ये जो थार पारकर है ना, ये शीप नहीं है। ये जो थार पारकर है ये शीप नहीं है, ये है बेसिकली काऊ। ये काऊ की ब्रीड है और ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, थार पारकर जो है वो एक काऊ की ब्रीड है और वो राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे ब्रीड हैं और बहुत सारे ब्रीड हैं तो क्या सारे याद करने? नहीं, देखो जो भी एग्जाम में आया है हमें सिर्फ उतना ही याद करना है। ठीक है, और अगर जैसे रिसेंट में कोई ऐड हुआ है वो याद करना है। जैसे कल मैंने काऊ के बारे में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो हमारी नंद बाबा स्कीम है उसमें कुछ काऊ की वेराइटीज दे रखी थी, साहिवाल, ठीक है, इस तरीके से जो देसी काऊ है, तो हमें वो याद रखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमपेडा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। इसने बोला है कि एंड जो विद रेफरेंस टू मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमपेडा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एमपेडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। देखो, अब ये जो जनरली जैसे हम यूपीएससी में कहते हैं कि फैक्ट गलत होते हैं,
बट जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है यूपीपीसीएस में फैक्ट ऑलमोस्ट सही रहते हैं, लाइक एक्सेप्शन केस हमेशा होता है, उसको छोड़ दें तो फैक्ट जनरली करेक्ट रहता है। और वैसे भी जो एम्पेडा है ये 1972 में ही फॉर्म हुआ था, बट इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कोलकाता में नहीं है। अब आप सोच के देखो कि कोलकाता में ठीक है ओशन लगता है, ठीक है, अच्छे से पानी अवेलेबल है, फिश का प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा, फिश का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो हो सकता है कोलकाता हो, बट नहीं। कोची अगर आप देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर पहली बात तो कोची है। कोची अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के फिश मिलते हैं, इस वजह से इसका जो हेडक्वार्टर है कहीं ना कहीं, जो मेरा अनुमान है, वो कोची में बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये एम्पेडा जो है बनाया क्यों गया था? एम्पेडा का जैसे इसके नाम में ही दे रखा है एक्सपोर्ट, यानी जो हमारा मरीन प्रोडक्ट्स है, मरीन प्रोडक्ट्स में सिर्फ फिश नहीं आती, मरीन प्रोडक्ट्स क्या क्या, जैसे कि फिशेस हो गए आपके, श्रिम्प्स हो गए, इस तरीके से जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करने में जो अथॉरिटी काम करती है वो है एम्पेडा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन। अब देखो ये जो रेवोल्यूशंस हैं इनके ऊपर ना बहुत सारे बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन में पूछा गया है। बार बार बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जैसे ब्लू रेवोल्यूशन पूछ लिया, येलो पूछ लिया, पिंक पूछ लिया, रेड पूछ लिया, ग्रे पूछ लिया, वाइट पूछ लिया, ग्रीन पूछ लिया, आप एक बार में इनको याद कर लो और लिख लो। अब जैसे ब्लू, ब्लू की बात कर रहा है तो ब्लू कह रहा है फूड ग्रेन से, ऑयल सीड से, मिल्क से, फिश से। देखो फूड ग्रेन से तो जब हम बात करेंगे उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन में जोड़ते हैं, आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन आपको याद आ रहे होंगे। ऑयल सीड, ऑयल का कलर कैसा होता है? ऑयल का कलर कैसा होता है? येलो, तो इसका मतलब ये येलो रिवॉल्यूशन। कलर से थोड़ा याद करने की कोशिश करो। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क कैसा होता है? वाइट, तो ये श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। हरा रिवॉल्यूशन, पीत या पीला रिवॉल्यूशन, मतलब पीला क्रांति, और ये श्वेत क्रांति। और फिश प्रोडक्शन जो है पानी में मिलती है, पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू। सो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ फिश, यानी कि फिशरीज। और इसके साथ साथ हम इसको पिसिकल्चर भी कहते हैं, आपको याद होगा पिसिकल्चर, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको पिसिकल्चर दे दे। आगे चलते हैं। Among the following, which one is related to blue revolution? Horticulture, floriculture, pisciculture, sericulture. मैंने अभी बताया pisciculture, so this is our answer. अब ये जैसे नाम दे रखे हैं आपको हिंदी में, हॉर्टिकल्चर जब आप फ्लावर, वेजिटेबल्स इन सब की खेती करते हो, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इस तरीके की जब आप खेती करते हो यानी बागवानी जब आप कर रहे हो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में आप स्पेसिफिकली फूल उगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फूलों की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। पिसिकल्चर आपका जो है फिश प्रोडक्शन हो गया। एंड सेरिकल्चर में जो सिल्क प्रोडक्शन होता है ना उसकी बात करते हैं, यानी कि जो कीड़ा होता है सिल्क, यानी जिसे जो जिस कीड़े के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क को, उसका प्रोडक्शन करना, तो हमारा कहलाता है सेरिकल्चर। अब ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, अब फिश वाला तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो ब्लू है। कोल का अभी मैंने बताया नहीं। क्रूड ऑयल का ये भी मैंने नहीं बताया। मस्टर्ड प्रोडक्शन मैंने बताया पीला है, तो इसका क्या हो जाएगा? येलो, ये हो जाएगा येलो। ओके, कोल प्रोडक्शन और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन दोनों अलग चीजें हैं। क्रूड ऑयल को हम डालते हैं ब्लैक में, एक मिनट ना, सॉरी, क्रूड ऑयल को डालेंगे हम ग्रे, और कोल प्रोडक्शन को डाल देते हैं हम ब्लैक में, ठीक है। याद रखिएगा कि कोयला उत्पादन ब्लैक रिवोल्यूशन हो जाएगा, और जो हमारा क्रूड ऑयल है उसे हम ग्रे प्रोडक्शन में डालते हैं, ग्रे रिवोल्यूशन में डालते हैं। अब सेम चीज फिर से आ गई यहाँ पे।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि गोल्डन रिवॉल्यूशन की अगर बात की जाए, ओके, एक मिनट ना। ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन किससे हो जाएगा? गोल्डन रिवॉल्यूशन हो जाएगा फर्टिलाइजर्स, नहीं, गोल्डन रिवॉल्यूशन हो जाएगा हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि गोल्डन यानी स्वर्ण, पीला है, सॉरी, सुनहरा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा गोल्डन जो है हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। उसके अलावा ग्रे रिवॉल्यूशन जो है, मैंने बताया कि ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर से हो जाएगा। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे हो जाएगा? फर्टिलाइजर से हो जाएगा। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स हमने पढ़ा ही था, तो अगर हम देखें तो 2 4, यस, ऑप्शन सी। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम से, तो यहाँ पे पीछे वाले में भी करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे वाले में भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है ये हमारा क्रूड ऑयल से हो जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल यही हमारा पेट्रोलियम वगैरह होता है, क्रूड ऑयल। ठीक है, यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम वगैरह से हो जाएगा, और येलो रिवॉल्यूशन आपका ऑयल सीड से है ही, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से होता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी। आगे चलते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? वो भी वर्ल्ड का, इस शब्द को मत भूल जाना, उसने दुनिया बोला है ना कि भारत का पूछा। जब दुनिया बोल रहा है तो वहां पे हम नॉर्मन ई बॉरलॉन्ग का नाम लेंगे, और इनको 1970s में ना, 1970 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। यही जो है हरित क्रांति के जनक हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1970 में। एम एस स्वामीनाथन जो है ना, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जब हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहेंगे तब हम एम एस स्वामीनाथन का नाम लेंगे। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव डेराइव्ड मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन? जो हरित क्रांति हुई उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फायदा किस स्टेट्स को हुआ? हमारे कंट्री के कौन से ऐसे स्टेट्स से जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? अगर मैं बात करूं अपने इधर इंडिया के वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न साइड में आपका इधर पंजाब हो गया, इधर राजस्थान का वेस्टर्न साइड का, ईस्टर्न साइड का बेल्ट हो गया, नहीं, एक सेकेंड, पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी हो गया। ठीक है, ये जो एरियाज थे इनको, और इवन हाँ इधर हरियाणा हो गया, इन 3 एरियाज को सबसे ज्यादा जो है फायदा हुआ, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। यहाँ पे अच्छे हाइब्रिड सीड्स यूज किए गए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया गया, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे की गई। अगर बात की जाए सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, बात कर रहा है कि देशव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? मतलब क्या है? सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना, बैंकों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में सक्षम बनाना, या फिर खेतों में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग को रोकना। यहाँ पे दे दिया इसने। अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात की जाए तो ये, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मिट्टी की जो पूरा उसके कैसे न्यूट्रिएंट्स, क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और इसमें कौन से फर्टिलाइजर्स जाएंगे, एक तरीके से सॉइल का हेल्थ चेकअप हो रहा है। उस हेल्थ चेकअप के हिसाब से किसानों को कार्ड्स दिए जाते हैं कि आपकी ये जो मिट्टी है इसमें ये वाली फसल आप करेंगे, इसमें ये वाला फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो अच्छा होगा, इस तरीके से आप समझ गए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कल्टीवेबल एरिया जो है, यानी जो खेती करने वाला एरिया है अंडर इरिगेशन, उसको बढ़ाना। इसका कोई लॉजिक है? हम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं और इरिगेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रॉन्ग। इनेबलिंग द बैंक्स टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स के बारे में मैंने बोला कुछ अभी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो है ये सॉइल की हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो उस हेल्थ से रिलेटेड क्या हो सकता है फार्मर्स को जो है लोन देना है कि नहीं देना है, तो इसका कोई लिंक नहीं है। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यस, आप अपने खेत में कितना फर्टिलाइजर यूज किए, आपने कौन से न्यूट्रिएंट्स सॉइल को दिए, ये सब चेक करना काम है ना इसका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये पीएम ने 19 फेब 2015
15 को रिलीज किए थे, वो भी कहाँ, सूरतगढ़ में। ये राजस्थान का ही एक प्लेस है, राजस्थान से यहाँ पे सरकार ने क्या किया, आई मीन पीएम ने क्या किया कि ये रिलीज किए थे, और इन्होंने सारे स्टेट्स को बोला, ऑल स्टेट्स, याद रखिएगा, ऑल स्टेट्स के जितने भी फार्मर्स हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड्स बांटे जाएंगे। तो ये था पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जो मिट्टी की उर्वरता और ये सब चेक करता है। भारत में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना यानी NATP को किसके द्वारा फंड किया गया था? अच्छा, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये फंड किया गया था इंडिया में बाय द वर्ल्ड बैंक। इसके साथ साथ यहाँ पे आयकर भी था, आयकर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, प्लस इसके अलावा यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलके, इन दोनों का ये इनिशिएटिव था, और इसी वजह से साथ में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इनको हेल्प किया, वो टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड करवाने में। इनका जो मेन मोटिव था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का, कि जो हमारी खेती है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। इस तरीके से ये वाला पूरा प्रोजेक्ट लगाया गया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इंडिया में कहाँ पे कब स्टैब्लिश किया गया? देखो, पहला कृषि विज्ञान केंद्र इंडिया में 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, और आई थिंक एट प्रेजेंट अप्रॉक्स 731 कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अप्रॉक्स 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आयकर के अंडर काम करते हैं। आई थिंक मैंने एक आयकर @98 पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक करेंगे, तो उसमें मैंने पूरा आयकर को एक्सप्लेन किया है कि आयकर है क्या, कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में लगाया जाता है, और इसके अलावा यह अभी तक 731 है, और ये अंडर द आयकर वो काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, यानी फार्मर्स को ट्रेन करना, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। और हाँ, इसमें पहला जो केंद्र है, जो सबसे पहला जो केंद्र बनाया गया था, वो पुडुचेरी में था, पुडुचेरी में था। ठीक है, कहाँ लगाया गया? पुडुचेरी में। अभी 731 नियर अबाउट है, तो आप देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, उसने रिप्लेस किया था कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी किस ईयर में? देखो, इसका ईयर तो है 1999। बेसिकली हुआ क्या था इसमें कि एक हाँ, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NIAS, ये 1999 में 2000 के आसपास इसको लॉन्च किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव था, इसका वही मेन मोटिव यही था कि इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसको मॉडिफाई किया गया, और इसका मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया NAIS। ठीक है, बट इससे पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 1985 में आई थी। ठीक है, इसको हटा के ये लाया गया, और फिर ये दोनों काम करने लगी, और ये स्पेशली राबी क्रॉप्स के लिए थी, राबी क्रॉप्स। ठीक है, बेसिकली राबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में होती है, जिसको आप विंटर क्रॉप्स भी कह सकते हैं, लाइक वीट। अब ये क्या होता था कि जैसे आप देखते हो, अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे असम में फिलहाल फ्लड की वजह से पूरा बर्बाद हो रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है। कैलेमिटी का मतलब कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत,
लाइक ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, फ्लड्स आ गए, इस तरीके की कोई सिचुएशन हो गई और आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, स्पेशली राबी क्रॉप्स, यानी कि आपकी मान लीजिए गेहूं की फसल थी, पूरी बर्बाद हो गई, तो सरकार क्या करेगी? सरकार आपको यहाँ पे एक तरीके से इंश्योरेंस देगी, आपको अपनी खेती को इंश्योर कराना है, यानी उसका बीमा कराना है। ये था यहाँ पे। मॉडिफाई करके इसको फिर खरीफ क्रॉप्स में भी यूज किया गया। अब इन्होंने बोला कि चलो राबी क्रॉप्स को तो दे ही रहे हैं, खरीफ क्रॉप्स को भी ऐड कर लेते हैं, मॉडिफाई में ये किया गया। फिर इन्होंने एक और चीज इसमें की, उसके बाद एक इन्होंने वेदर बेस्ड इंश्योरेंस देना शुरू किया। वेदर बेस्ड मतलब मान लीजिए बारिश का, अभी इस समय बारिश का सीजन है, मानसून सीजन है, मानसून सीजन में आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो ये मानसून के हिसाब से इन्होंने आपको इंश्योरेंस दे दिया। तो इस तरीके से जो तीन जो अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम थी, इन तीनों को 2016 में एक स्कीम आती है जिसका नाम था पीएम फसल बीमा योजना। प्रेजेंट में यही काम कर रही है और इसने तीनों को खत्म कर दिया। NAIS, मॉडिफाइड NAIS, और साथ में वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो अभी प्रेजेंट में ये तीनों में से कोई काम नहीं करती। अगर आपको जो अभी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है आपकी पीएम फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, और इसी ने इन तीनों फसलों को क्या कर दिया? सब्ज्यूम कर दिया, यानी खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चीजें समझ में आ गई। अब ये पूरा खोज पोछ हो गया। आगे देखते हैं कि हरियाली योजना। हरियाली योजना फसल प्रबंधन से है, मृदा प्रबंधन से है, जल प्रबंधन से है, या वन प्रबंधन से है? ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता ना, तो इसकी एक थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। हरियाली मतलब कुछ ऐसा ग्रीन की, मतलब ग्रीनरी की बात हो रही है, यानी पेड़ पौधों की बात हो रही है। फसल में लिंक पौधों से ही है। मृदा प्रबंधन यानी मृदा का प्रबंधन अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। वन प्रबंधन भी एक तरीके से फसल से रिलेटेड है। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो तीनों तो इंटरलिंक्ड है, तो इसका मतलब ये तीन तो ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल प्रबंधन। अब मैं बताती हूँ कि बेसिकली हमारे, आपको एक पीएम याद होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, फॉर्मर पीएम। फॉर्मर पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने 2003 के आसपास एक स्कीम लेके आए जिसको इन्होंने बोला हरियाली स्कीम। इस हरियाली स्कीम का जो मेन मोटिव था ना, वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैं समझाती हूँ अभी होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि जो बारिश का पानी हो रहा है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको हमें स्टोर करना है और उसका यूटिलाइजेशन करना है एग्रीकल्चर में। ये इस स्कीम का मोटिव था। हालांकि पुरानी स्कीम है, बहुत पुरानी है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी भी देखो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितनी सारी चीज़ें नहीं की जा रही, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स, कितने सारे अलग अलग तरीके से बातें की जाती हैं। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोचो 2003-4 में ही पहले इन्होंने बोल दिया गया था, वो थी हमारी हरियाली स्कीम। क्लियर है? आगे चलते हैं। विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल क्रॉप्स, promoting the cultivation of oil seeds and promotion of pulse cultivation। ठीक है, यहाँ पे उद्योग की बात कर रहा है। विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग, उद्योग की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बाकी तीनों ऑप्शंस में ना एक ही बात कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कल्टीवेशन को बढ़ाना है और पल्स के कल्टीवेशन को बढ़ाना है। बस फसलें अलग अलग कर दी हैं, तो कुछ तो ऐसा कर रहा होगा ना जो एक चीज़ कर रहा होगा, कोई एक कंबाइंड, एक कम्युलेटिव चीज़ कर रहा होगा, और वो कम्युलेटिव चीज़ है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो काफ़ी पुरानी स्कीम है, फिर भी याद कर सकते हैं कि अलग सा कुछ नाम है कि विशेष कृषि और ग्राम उद्योग की बात कर रहा है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में उसको प्रमोट करने की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम।
पीएम कुसुम स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री, यहाँ पर लिख देते हैं, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मे भी आपसे कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। यानी कि पीएम कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ऐसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहा है। सुरक्षा मीन्स उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो ये है क्या, इसमें बेसिकली ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये स्कीम थी। ये आती है 2015 में। इस ये जो स्कीम थी, इसका मेन मोटिव ये था कि जो हमारे किसान हैं वो जब पानी वगैरह, इरिगेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी जो यूज़ करते हैं, जो ऊर्जा का वो प्रयोग करते हैं, वो किस पे बेस्ड है, वो फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड है। तो उस फॉसिल फ्यूल के वेस्ट को, जैसे अभी अगर आप देखोगे इंजन चलाते हैं, आई थिंक इंजन वगैरह, तो ये केरोसिन वगैरह से ही यूज़ होता है। केरोसिन डलता है इसमें या फिर डीजल डलता है, यही कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये चलता है इंजन। और इसी से क्या होता है, इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, हैंड पंप्स तो खैर जो उससे चलते हैं, केरोसिन और इंजन से डीजल से चलने वाले जो क्या बोलेंगे इसको, पंप सेट्स बेसिकली। तो ये जो है, इनका जो बेसिकली डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि केरोसिन और या फिर डीजल जो भी है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि एक टाइम के बाद तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे चीज़ों पे स्विच होना है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी हो, जहाँ पे हमारे ऐसे नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे जाना है, हमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे जाना है। तो इसीलिए 2015 में एक स्कीम आती है, पीएम कुसुम योजना। तो इस योजना के अंदर सबसे पहले इनका मेन मोटिव यही था कि जो डिपेंडेंस है फार्मर्स की, उसको कम कर देना है। और इनका था कि हम 2030 तक 40% डिपेंडेंस कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करके 40% पे ले आएंगे। यानी कि उनमें से सिर्फ 40 लोग ही रह जाए, 60 लोग कन्वर्ट हो चुके हो। मतलब वो डिपेंडेंस को कम कर देना है इनको, इनका मेन मोटिव ये था। अब आप ऑप्शन पढ़ो, टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, मॉनसून जैसा तो कुछ भी नहीं है। टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी, मैंने क्रेडिट की बात बताई क्या, नहीं। फ्लोरिकल्चर, नो। टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल, केरोसिन, टू लिंक पंप सेट्स, यस, उसको कहते हैं पंप सेट्स। तो पंप सेट को सीधे आप क्या करो, सोलर एनर्जी से या किसी भी तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स यूज करो। तो उसके लिए ये लाया गया था। समझ में आ गया? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ पर लोकेटेड है? ये जो कुछ चीज़ें दे रखे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कहाँ पे दे रखे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहाँ पे ईयर्स पूछे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये है क्या। तो देखो, इसका जो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये लोकेटेड है लखनऊ में। कहाँ पे लोकेटेड है? ये लखनऊ में लोकेटेड है। अब ये है फैक्चुअल डेटा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और ये जो है ना 1989 में बना था। हो सकता है कभी नेक्स्ट टाइम आपसे डेट पूछ लिया जाए। तो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट लखनऊ। और कब फाउंड हुआ? 1989 में फाउंड हुआ। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट
not is not engaged in exporting agricultural goods from India. एक्सपोर्ट की बात कर रहा है. नाफेड के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गया, इफको हो गया, एमएमटीसी हो गया. देखो इफको ना, जिन लोगों ने कभी ना कभी अगर एग्रीकल्चर देखा है या होते हुए देखा है, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स आते हैं तो उस पर इफको मेंशन रहता है. कट्टों पे जो उसके बैग्स होते हैं उन पे ना हमेशा इफको मेंशन रहता है. तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि इफको का जो रिलेशन है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सारी चीज़ों से नहीं है, इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग से. ये करता है मैन्युफैक्चर. और वो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में करता है फर्टिलाइजर्स, NPK, ये सब देखा होगा आपने, इफ इन केस फर्टिलाइजर्स. तो अगर आप उन बैग्स पे देखोगे तो वहाँ पे इफको मेंशन होगा. दैट मीन्स इफको इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, और वो भी किसकी? फर्टिलाइजर्स की. तो ये आपका सही ऑप्शन होगा. बाकी नाफेड हो गया, स्टेट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से ही समझ में आ रहा है. एमएमटीसी, यहाँ पे भी टी फॉर ट्रेड. तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लिंक्ड है. समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस. अब ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. ये जो गोल्डन राइस है बेसिकली ये मॉडिफाई किया गया है. ठीक है, ये मॉडिफाई क्यों किया गया? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे जो खाना होता है जनरली, जब जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो उसमें सारे चीज़ें मिल जाना तभी वो बैलेंस डाइट होता है. कार्ब्स भी हैं, प्रॉपर प्रोटीन भी है, सारी चीज़ें हैं. बट कभी कभी जब आप राइस देखते हो तो क्या होता है, एक तरीके से प्रॉब्लम्स जो है उसमें कोई ना कोई चीज़ की कमी है. तो उसी वजह से इन्होंने ये फोर्टिफाई किया और उसको नाम बोला गोल्डन राइस. इसमें इन्होंने बीटा कैरोटीन यूज़ किया, बीटा कैरोटीन इसमें एड ऑन किया. और ये बीटा कैरोटीन जो है ना वो विटामिन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन ए के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. विटामिन ए का आपको पता होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस से ये रिलेटेड है. अभी जब साइंस पढ़ोगे आप, साइंस के घटना चक्र जब हम शुरू कराएंगे तो उसमें ना विटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन्स के बारे में. जैसे डी हो गया, डी जो है ये बेसिकली डी जो है हमारे रिकेट्स वगैरह का जो डिसीज़ हो जाता है उसके लिए है. विटामिन बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, और B12 भी है और B6 भी है. तो ये इसके अलावा विटामिन ई जो है ये अलग है. तो इस तरीके से ये जो पूरी विटामिन्स हैं आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, ये जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए इसको बीटा कैरोटीन इसमें यूज़ किया जाता है ताकि जो विटामिन ए की कमी है उसको पूरा किया जा सके. ओके, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपको पता होगा पंतनगर. पंतनगर में हमारा पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था. और ये पंतनगर इनिशियली 1960s के आसपास किया गया था. और ये इनिशियली जो है 1960 इनिशियली यूपी का पार्ट था, आपको पता है. बाद में उत्तराखंड अलग हो जाता है. तो अभी ये फिलहाल उत्तराखंड में सिचुएटेड है. इतना ही आपको याद रखना है बस कि फर्स्ट कौन सा था? जीबी पंत. Okay, first agricultural university. Okay, next question, sorry. Which of the following statement is are correct? First agricultural university was established at Pantnagar. जैसे कि अभी ऊपर वाला ऑप्शन मैंने पढ़ाया तो पहला तो सही हो ही जाएगा. ये पहले क्या था कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जिससे मैंने बताया कि बिफोर द पार्टीशन उत्तराखंड और यूपी का जब पार्टीशन हुआ उससे पहले ये यूपी में ही था. बट अभी ये फिलहाल जो है उत्तराखंड का पार्ट है. और 1960s में इसको 60 में इसको बनाया गया था. ये भी ठीक है. अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग 1901-1905 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड एट कानपुर, पुणे, सावौर, लियालपुर और कोयम्बटूर. अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में. ये तो आपको पता चल गया 1960 में सबसे पहले पंतनगर में बन गया था. इनिशियली इसका नाम था यूपी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. इनिशियली इसका नाम था यूपी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको सेटअप किया था. और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका सेटअप किया था, लेकिन बाद में ये फिर उत्तराखंड का पार्ट हो गया. अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना ये वाले, ये ऑप्शंस सही हैं. बट जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे ना ये जो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे ना डेट थोड़े अलग मेंशन है. वहाँ पे कानपुर 1906 में दे रखा है, पुणे कुछ 1906 में दे रखा है,
ठीक है। ये लियालपुर जो है 1908 में कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से इनके जो डेट वहाँ पे दे रखे हैं वो 1905 के बाद वाले डेट्स दे रखे हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिर्फ पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट ऑफ आईकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर ईयर ऑफ स्टार्टिंग। ओके, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कब बना। हमें, मैंने बोला ना कि आपको इनके ईयर्स पता होने चाहिए। अगर आपको ईयर्स नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईयर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये आपका 2006 में लगा है। कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट 1998 में। और लैब टू लैंड ये वाला जो है 1979 में। अब इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या ऑप्शंस बन रहा है हमारा। यानी सबसे पहले हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, सेकंड, ओके। दूसरा, फिर उसके बाद हमारा 1978 में लैब टू लैंड प्रोग्राम बना है। थर्ड में हमारा है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। और फोर्थ में हमारे नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। अब देखो, इसमें ना कुछ कर नहीं सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि फैक्चुअल डेटा का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक्सेप्ट कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, और तभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो पाएगा। तो बेसिकली ये जो है ना, आयकर जो है उसके प्रोजेक्ट्स थे। अलग अलग जगह आयकर अपने प्रोजेक्ट्स लगाता रहता है, उन्हीं में से ये कुछ उसके प्रोजेक्ट्स थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन। वेजिटेबल की जब भी बात होगी, यानी कि सब्जियां, मैं इसको याद रखती हूँ वी से। वी फॉर वी, लाइक वी। तो हमेशा जो जब भी पूछा जाएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, वो है बनारस में, और बनारस अपना यूपी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई बात, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक ये आपको इस तरीके से कुछ ट्रिक्स जनरेट करने पड़ेंगे कि आप कैसे भी इसको याद रख पाओ। आगे चलते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है मैसूर में लोकेटेड, और ये 1950 में बनाई गई थी। 1950 में इसको बनाया गया था, और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मैसूर में जो है सिचुएटेड है। अब ये सब ना फैक्चुअल डेटा, इसमें कुछ नहीं बता सकते। अब इसमें बेंगलुरु के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो ये आपको रटने वाली चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है आपकी, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ये हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये 1976 में बनाई गई थी। ये डेट भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये 1976 में बनाई गई थी, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? हैदराबाद में। अब थोड़ा सा ना हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है अबाउट MSP। MSP के बारे में हमने हमेशा पढ़ा है कि ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो सरकार जो है किसानों को देती है, ताकि उनके एग्रीकल्चर में, जैसे कि सरकार एक लिमिट लगा देती है कि इससे नीचे तो नहीं, मतलब आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो इससे कम कीमत में नहीं खरीदा जाएगा। अगर कोई और नहीं खरीद रहा तो सरकार उसको आपसे ले लेगी। ये सरकार की लिमिट होती है। ठीक है, MSP के बारे में। अब जैसे कि क्वेश्चन, एक और चीज़ आ जाती है कि MSP तो दिया जाता है 24 क्रॉप्स के लिए। अब शुगर केन के लिए भी दिया जाता है FRP, यानी कि FRP का मतलब होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। और ये जो प्राइस दिए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए ही दिए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि FRP यानी कि शुगर केन कभी भी MSP में इंक्लूड नहीं होता। शुगर केन के लिए जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसे FRP कहते हैं। तो FRP की बात कर रहा है ये कि ये जो है कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। देखो, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो डिसाइड करती है, वो अप्रूव करती है। ये जो है इंस्टीट्यूशन, ये इसको
अप्रूव करने का काम करती है। बट ये जो CSEP है, ये जो CSEP है, ये रिकमेंड करती है, ये रिकमेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ या फिर ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन करने का काम करता है CSEP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये फिर कुछ प्राइस फिक्स करता है और रिकमेंड करता है CCEA को, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को ये एडवाइस करता है और उसके हिसाब से CCEA जो है वो इसके प्राइसेस को अप्रूव करती है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर ही हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके जानेंगे MSP कितने प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है, यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स भी पूछ लिए गए कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पे MSP दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड टू एनी स्टेट। ओके, in the case of cereal pulses, the MSP is fixed in any state at a level which the market price will never rise. Okay, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट्स देख के कभी भी ना ऐसा सोचना नहीं, आ रहा ये तो हमें आएगा नहीं, पढ़ो उसको, नहीं आ रहा एक बार और पढ़ो, दो बार और पढ़ो। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि सभी अनाजों, दालों और तिलनों के मामले में, तिलहन मतलब आई थिंक ऑयल सीड्स, यस, भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद असीमित होता है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स मैं आपको टिक कर रही हूँ, एक तो सभी और दूसरा हो गया असीमित। देखो कोई भी चीज असीमित तो नहीं हो सकती ना। अगर आप किसी को मिनिमम प्राइस भी दे रहे हो, असीमित होने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड प्राइस कर दिया आपने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो प्राइस होते हैं ना, पहली बात वो सीमित है, दैट मीन्स लिमिटेड है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसके अलावा ये सभी के लिए नहीं दिया जाता, 24 क्रॉप्स हैं जिनके लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अनाजों और दालों के मामले में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में MSP को ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जिससे ऊपर बाजार की कीमत कभी ना जाए। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट कि सरकार ने बोला कि जो राइस है, इस समय राइस का प्राइस हमने 3,000 रुपये फिक्स कर दिया है, 3,000 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये पैसा जो है सरकार ने 3,000 फिक्स कर दिया और ये 3,000 से ऊपर कोई 3,001 में भी नहीं खरीदेगा, ये कहना चाह रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या MSP का मतलब यही है? तो MSP को फिर मिनिमम क्यों कह रहे हैं हम? फिर MSP का मतलब तो होना चाहिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी। समझ में आया? अगर आप कॉन्सेप्ट को तोड़ोगे, आई मीन स्टेटमेंट को तोड़ोगे, आपको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि वो मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहा है, जबकि MSP का काम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नॉट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। आगे चलते हैं। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले में मैंने आपको साफ साफ लिखा भी था कि ये जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंड जो करता है MSP, वो 32 क्रॉप्स पे नहीं करता। कितने पे करता है? ये पहली बात तो 24 है। अब देखो कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, उसका भी मैं रीजन बता देती हूँ। 22 क्रॉप्स प्लस, आपने नाम सुना होगा कोपरा, और एक डी हस्क कोकोनट, ये दो भी इसमें ऐड है, इस वजह से ये हमारे 24 हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, ये जो है ये कमीशन, ये जो हमारा MSP है वो बेसिकली 24 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। 22 तो हमारे नॉर्मल क्रॉप्स हो ही गए। अब ये 22 क्रॉप्स में क्या आते हैं? 7 हमारे सीरियल्स हैं, 7 हमारे सीरियल्स हो गए, 7 हमारे ऑयल सीड्स हो गए, और 3 जो है वो कैश क्रॉप्स हैं, 5 जो है वो पल्सेस हैं,
7 7 14, 14 और 3 17, 17 5 22, यस। और एक आपको पता है तोरिया, कोपरा जिसे हम कहते हैं बेसिकली, तोरिया या फिर इसको आप कोपरा बोलते हो। और दूसरा हो गया डीहस्क्ड कोकोनट। डीहस्क्ड कोकोनट होता क्या है कि जो कोकोनट का बेसिकली उसको जो उसके जो अपर लेयर को रिमूव करके जो कोकोनट बनता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से 24 हैं। 24 क्रॉप्स के लिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी प्रोवाइड करवाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला तो गलत हो ही गया। दूसरा कह रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो है ना ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया था। देखो, पहली बात, ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में लॉन्च किया गया था, डेट याद रखेगा। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरीके के स्कीम होते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रिक स्कीम। ठीक है, सेंट्रली में क्या होता है कि सरकार का पूरा पूरा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पूरा क्रेडिट होता है। दूसरी सेंटर सेंट्रिक जो होती है उसमें सरकार प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए 60:40 का कुछ ऐसे रहेगा, और वहीं अगर हम हिली जो स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे तो 90:10 का उसमें शेयर रहता है। तो ये यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब 100% पार्ट कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। ठीक है, ये इसका जो है ये है। अच्छा, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आपको पता होगा इसके बारे में, हम पहले भी डिस्कस किए हैं, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ना कि ये जो इन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर काम नहीं करता। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये आईएएस में पूछा गया था, यानी यूपीएससी में पूछा गया था, पीसीएस का नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बेस तैयार करता है ये। इसने बोला है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके बारे में हमने क्वेश्चन, ये वाला भी नहीं है, ये देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, याद रखिएगा, यही क्या करता है, अनाउंस करता है एमएसपीज, ये एमएसपी अनाउंस करता है, जैसे एफआरपी को भी यही अनाउंस करता है शुगर केन के लिए। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है अनाउंस करेगा। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना उन क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है जो बहुत लोग लार्ज क्वांटिटी में जिसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे वीट बहुत सारे लोग करते हैं, और पैडी हो गया बहुत सारे लोग करते हैं, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया। अगर मैं उसकी बात करूं, ऑयल सीड्स की बात करूं, तो मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, रेप सीड हो गया। ठीक है, फ्लैक्स सीड हो गया, फ्लैक्स सीड नहीं है, फ्लैक्स सीड तो देखो आप बहुत कम अमाउंट पे उगता है। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, लार्जर स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए एमएसपी आता है। यही तो हम समझते हैं एमएसपी का मतलब। तो अब अगर कोई चीज़ बहुत छोटे छोटे लेवल पे हो रही है तो क्या उसके लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो देख लेते हैं। एरिका नट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एरिका नट्स यानी कि सुपारी, कभी आपने सुना, आपने लार्ज स्केल में सुपारी होते हुए देखा? जब कोई चीज़ लार्ज स्केल में नहीं हो रही है तो ऑलरेडी उसकी कीमतें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, यानी किसानों को सही प्राइस मिल रहा होगा, तो फिर उनको रिजर्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि उनके प्राइस तो मार्केट के टर्म कंडीशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे। तो एरिका नट हमारा एमएसपी में इंक्लूड नहीं है। पहला ऑप्शन गया, तीसरा गया, चौथा गया, आपका एक ऑप्शन निकल के आया 2 4 5 6, यानी बार्ले है, फिंगर मिलेट्स है, ग्राउंडनट है, और सेसमे सीड्स है। देखो, ग्राउंडनट्स और सेसमे सीड्स तो ऑयल सीड्स में आ जाते हैं, जो मैंने 7 ऑयल सीड्स बताए थे। ठीक है, 7 ऑयल सीड्स बताए थे, ग्राउंडनट, सेसमे, मस्टर्ड सीड, रेप सीड, इस तरीके से। और ये फिंगर मिलेट
जो है ये छोटे छोटे जो हमारे वो होते हैं ना, सीरियल्स होते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। ये छोटे सीरियल जैसे कि बार्ले हो गया, ये सब इसमें सीरियल्स में आ जाते हैं, जिसे रागी कहते हैं, ठीक है, रागी। अब ये चीजें इसमें आ जाती हैं, बार्ले के लिए भी दिया जाता है। कॉफी हमारी एक कैश क्रॉप है एक तरीके से, हालांकि हम 3 कैश क्रॉप्स के लिए भी देते हैं, बट कॉफी उसमें इंक्लूड नहीं है, कॉफी के प्राइस उसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, टर्मेरिक तो खैर है ही नहीं। क्लियर है, आगे चलते हैं। हु रिकमेंड सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट। व्हीट का प्राइस कौन रिकमेंड करता है? अरे यार, पहले वाले क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया, कमेटी ऑन इकोनॉमिक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, सॉरी, हाँ अफेयर्स, ओके ठीक है, बट यहाँ पे ये दे नहीं रखी है, ओके। तो ये 3 तो करते नहीं है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे मैंने बताया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है। तो रिकमेंडेशन कौन करेगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये इसका काम है प्राइसेस को रिकमेंड करना स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद, और फाइनली उसको अप्रूव्ड कौन करता है? वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसी से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेबलाइज एग्रीकल्चरल प्राइसेस, ओके, to ensure meaningful real income levels to farmers, okay, to protect the interest of the consumers by providing essential agricultural commodities at reasonable rates through public distribution system, to ensure maximum price for the farmers। मुझे नहीं आते, मान लीजिए मुझे नहीं आता एक भी स्टेटमेंट, बट एक स्टेटमेंट इसमें फिर से ऐसा है कि जो अटपटा है, जो अजीब है, यानी कि किसानों के लिए अधिकतम मूल्य तय करेगा। हमने MSP का मतलब अधिकतम पढ़ा है या न्यूनतम पढ़ा है, यानी कि मैक्सिमम पढ़ा है या मिनिमम पढ़ा है? मिनिमम पढ़ा है ना, तो अधिकतम कहाँ से आ गया? ये क्यों दे रहा है? हटा दो, फिर इसको हटा दिया, ऑप्शन निकल आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोनस पॉइंट होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता, अगर आप उसमें से कोई ऐसा टर्म फाइंड आउट कर लो तो आपका आंसर इजीली निकल के आ सकता है। सो योर आंसर विल बी 1 2 3, यानी कि इसका काम है एग्रीकल्चर प्राइसेस को स्टेबलाइज करना 24 क्रॉप्स के लिए, जिनके बारे में हमने बात की, जिसमें 7 सीरियल्स, 7 ऑयल सीड्स और 5 पल्सेस होते हैं, और इसके अलावा 2 अलग से मैंने बताए थे, और 3 कैश क्रॉप्स होती हैं। तो इस तरीके से मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल फार्मर्स, क्योंकि क्या होगा ना कि फार्मर्स को अगर उनका जो प्रोड्यूस है उसका सही प्राइस नहीं मिलेगा तो वो सफ़र करेंगे, उनकी इनकम अच्छी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो पॉवर्टी लेवल, फिर वो पूरा एक पॉवर्टी का ट्रैप है, तो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाएंगे, और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा एक कहा जाए कि फाउंडेशन है ग्रोथ का, वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे लेवल से निकलते निकलते ये हमारे GDP तक जो है इम्पैक्ट करेगा, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से जो है ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए फार्मर्स को एक मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, MSP फिक्स करते हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, और ग्लोबल फॉरम्स में भी इसका विरोध होता है कि भारत जो है सब्सिडी देता है, फर्टिलाइजर्स पे अलग से देता है, MSP देता है, तो इस तरीके से विरोध होता है। लेकिन हमें अपने फार्मर्स को अगर प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी अगर करना है, तो हमें एक इस तरीके से काम करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस ही बचे हैं, 4-5 और। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सपोर्ट प्राइसेस इंश्योर द स्टेबिलिटी इन फार्म प्राइसेस, रिमरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स, बिल्डिंग द फूड स्टॉक फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी हमने जो पीछे पढ़ा ये उसी का एक छोटा सा कंसाइज करके एक आंसर दे दिया है, मेरे को ऐसा लगता है, सॉरी क्वेश्चन दे दिया है। अगर आप पीछे पढ़ोगे तो जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है CCAP, उसके बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट प्राइस का एम क्या है वो पूछ लिया है। तो स्टेबिलिटी फार्म प्राइस में यस, और किसानों को लाभकारी मूल्य यस, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न भंडार यस। तो तीनों ऑप्शन जो है सही होंगे। पीछे बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको अभी। और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और इधर राज्य सहकारी बैंक।
देखो ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, यही है जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। ये फैक्ट है सीधे सीधे। और इनको हम सेपरेट कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। इनको हम सेपरेट कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। आगे चलते हैं कि इनमें से कौन से जो क्रेडिट देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर में। ऑफ कोर्स आपको पता है क्रेडिट का कितना बड़ा रोल है। अगर लोगों को जो है टाइम पे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे अपना फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, कैसे परचेज करेंगे। तो ये सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये 3 जो बैंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। अब वो इसीलिए हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बैंक का पार्टिसिपेशन कितना है, कौन सी बैंक का परसेंटेज कितना है क्रेडिट देने में। ठीक है, तो जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, आरआरबीज, ये तो रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड वगैरह से इनको आता है। कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स कौन सी हैं, लाइक एसबीआई। ठीक है, एसबीआई हो गई आपकी, पीएनबी हो गई, इस तरीके से बीओबी हो गई, ये वाली बैंक्स। तो आप देखो कि अगर ये बैंक्स जब जो है इनका जो हिस्सा रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इनका जो परसेंटेज है पहले कुछ अप्रोक्स 69% हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट अप्रोक्स 80% है इनका। अप्रोक्स 80% इनका पार्टिसिपेशन रहता है। सो ये तो गया, ये भी गया। अब इनमें से देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का जो पार्टिसिपेशन है रिसेंट उसके हिसाब से अप्रोक्स 10% रहता है। और आरआरबीज का सबसे कम रहता है अप्रोक्स 8%, कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो या फिर इसको 12% कर लो, कुछ ऐसा 10 से 12 रहता है, ऐसे फिक्स नहीं है। 10 to 12% रहेगा, इसका 6 to 8% रहेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा क्रेडिट देने में सबसे नंबर 1 पे है वो कॉमर्शियल बैंक्स है। उसके बाद हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, फिर हमारे रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडिंग लीस्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज इन रिसेंट ईयर। सबसे कम कौन जो है बेसिकली विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडिंग लीस्ट, सबसे कम संस्थागत ऋण प्रदान कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है ये बताना है हमें। तो सबसे कम की बात की जाए तो अभी तक हमने इनके बारे में बात नहीं की। ये ऐसे बैंक्स हैं जो सबसे कम यहाँ पे जो है क्रेडिट देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ परसेंटेज है, बट फॉरेन बैंक्स बहुत ही ज़्यादा रेयर इनका रोल रहता है। आगे चलते हैं। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। अच्छा, इसका जो क्रेडिट कार्ड है इसका काम क्या है। देखो, क्रेडिट कार्ड की पहले बात कर लेते हैं होता क्या है। क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट यानी पहले आपको कुछ नंबर ऑफ अमाउंट दे दिया जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपको दे दिए, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपको दे दिए गए, ये आपकी लिमिट है, आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। और ये क्या है, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर दिया जाता है, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर दिया जाता है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दिया जाता है कि आपके एग्रीकल्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको सीड्स खरीदने हैं, आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने हैं, इस तरीके की चीज़ों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। इसका पर्पस क्या है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। ओके, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स। ओके, consumption requirement of farm households. Okay, post harvest expenses, construction of family houses, setting up blaze cold storage facility. अच्छा, बाकी सब छोड़ो, ये कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक खरीदने के लिए पैसा मिलेगा क्या, इनकी क्या लिमिट है, कितने का आएगा। मतलब मेरे को एक, जहाँ तक मैंने कभी खरीदा नहीं है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसके लिए तो कम से कम 8 to 10 लाख और उससे भी ज़्यादा कुछ अमाउंट चाहिए होता होगा ना, जबकि सरकार कितना देती है, 3 लाख। क्या इस अमाउंट में ये सब खरीद पाना पॉसिबल है। और आप उसका एग्रीकल्चर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे आपको कोई लॉस हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो रही है,
या फिर आपको अच्छे बीज लेके आने हैं, या आपको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, या फिर मान लीजिए आपको जो है इसके अलावा हाँ, आपको पोस्ट हार्वेस्ट जैसे आपने कटाई वगैरह कराई और उसके बाद आपको जो है उनको लेबर को खर्चा देना है, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी देगी सरकार, ऐसे तो देने लगी तो सरकार तो बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 को हटा दो क्योंकि इसका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। 2 को हटाते ही 2, 2, 2। देखो वैसे आंसर तो आ गया, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं बाकी के पॉइंट्स। इसका मतलब पहला होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। हाँ, ये 5वां वाला भी देखो आप। घर बनाने के लिए सरकार किसान किसान क्रेडिट कार्ड देगी क्या? घर कैसे बना सकोगे आप? 3 लाख रुपए में घर बनाओगे क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कोल्ड स्टोरेज सेटअप कर दोगे आप? नहीं ना, तो ये सब खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होते। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, ताकि आप जो मेंटेनेंस है आपके फार्म के एसेट्स जो है उनकी मेंटेनेंस के लिए जो भी आपको उसके रख रखाव के लिए पैसा चाहिए होता है वो कंटिन्यू चलता रहे, ये उसके लिए दिया जाता है, ये इसका मेन मोटिव है। दूसरा है कि ये जो आपके खेती करने वाले परिवार होते हैं उनकी उपभोग संबंधी ज़रूरतें पूरा हो सके। मान लीजिए अभी आपकी खेती जो है, आपने इस समय मान लीजिए अभी मानसून टाइम है, आपने जो है पैडी जो है ग्रो कर दिया, मीन्स धान की खेती कर दी है, और अभी क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको ना लेबर को खर्चा, ये सब आपके फर्टिलाइज़र लगाना है, ये सब करना है, ये सब के लिए पैसा चाहिए, तो आप इस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पैसा उठा सकते हो बैंक से एज़ अ लोन। ओके, इस पे इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, 2 to 3% कुछ इंटरेस्ट होता है इस पे। इसके अलावा फसल कटाई के बाद के खर्चे, अब फसल तो कट गई है, अब जब तक आपने उसको बेचा नहीं है मार्केट में, उसको लाने, ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन, इस सब का खर्चा होगा, वो सब कहाँ से आएगा? वो सब भी आप यहीं से ले सकते हो। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये 1998 में आया था, और ये किसान क्रेडिट कार्ड जो देने का ये पूरा जो प्रोसीजर आया, रिकमेंडेशन आया, वो नाबार्ड के कहने पे आया। ठीक है, याद रखेंगे, नाबार्ड के कहने पे आया था, और इसको एक आरबी कमेटी करके बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। और बेसिकली अगर आप देखोगे ना, अगर इसको आप देखोगे तो आप शॉर्ट टर्म छोटे-मोटे खर्चे आप अपने कर सकते हो इससे। इससे आप पोस्ट हार्वेस्ट वाली चीज़ें कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, ना कि आप क्या करो घर बनाने लग जाओ अपना। घर नहीं बनाओगे ना, इस कोल्ड स्टोरेज खोलोगे, ऐसा नहीं करोगे। मिनी ट्रक नहीं खरीदना है आपको। छोटे-मोटे खर्चे आपको हैंडल करने हैं। ओके। अगेन फिर से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए, ठीक है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 अभी हमने क्या बताया था आपको? 1998। तो पहला ऑप्शन कर दो कट। 2001 में नहीं आया था, 1998 में आया था। ये जो स्कीम है किसानों की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त और समय पे क्रेडिट सहायता प्रदान प्रदान करती है, यानी कि एडेक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड्स। सही बात है, फार्मर्स के कल्टीवेशन के लिए तो उनकी नीड्स के लिए तो दे रही है कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। ये इस वाले में इसका एक्सप्लेनेशन एक तरीके से यहाँ पे हो चुका है। ये 1998 में नाबार्ड के कहने पे एक कमेटी बनी थी, आरबी कमेटी, उसने रिकमेंड किया था। ओके, 1998 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो अभी हमने पढ़ा था 1998। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। इनके अगर आपको डेट्स नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। में बना था नाबार्ड 1975 में बने थे हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो हमारे 1992 93 में बने हुए थे। ठीक है, तो अब मोटा माटी देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा पुराना, सॉरी सबसे ज़्यादा नया है, तो ये तो ख़त्म हो गए। इनमें से ही कोई होगा। सबसे पहले हमारे रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे 1975 में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है उसके बाद आया हमारा ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड, ये तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, एक और था ना, ये भी है ना, यस ये वाला होगा। 1982 में हमारे जो है नाबार्ड का फॉर्मेशन होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए गए थे बैंक का, उनका लिंकेज प्रोग्राम चालू किया था 1992 में, और 1998 में आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए थे। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का एग्रीकल्चर का पूरा हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया। अगर आप घटना चक्र में देखेंगे तो कुछ 200
250 नियर अबाउट इसमें क्वेश्चंस हैं, बट जनरली सब एक दूसरे से रिपीटेशन है। जैसे ये किसान क्रेडिट वाला है, मैंने इस पे मेजर क्वेश्चंस लिए हैं। अब इस पे ही कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग-अलग तरीके से पूछे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार पता चल गया, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उनका कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है। तो आज एग्रीकल्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल से रिलेटेड टॉपिक है घटना चक्र का, वो हम शुरू करेंगे। बट एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड प्लीज़ जो भी अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कुछ एरर्स हों, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।